विस्तार से। इजराइल में गाजा जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल की सेना ने गाजा की घेराबंदी कर ली है, लेकिन इजराइल ने अब तक जमीनी हमला शुरू नहीं किया है और इसमें लगातार देरी भी हो रही है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पूरी तैयारी होने के बावजूद इजराइल गाजा पर जमीनी हमले में देरी क्यों कर रहा है। एक रिपोर्ट। इजराइल के टैंकों का गाजा के बॉर्डर पर जमावड़ा है, लेकिन वो गाजा में दाखिल क्यों नहीं हो रहे हैं? लाखों की तादाद में इजराइल की सेना सीमा पर जमी हुई है, लेकिन गाजा पर जमीनी हमले के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? किस मजबूरी ने इजराइल की सेना के पांव जकड़ रखे हैं? क्या इजराइल की हमास के खिलाफ ग्राउंड अटैक की तैयारी अभी अधूरी है? क्या इजराइल की फौज गाजा में घुसने से डर रही है? कहा जा रहा है कि जमीनी हमला नहीं आसान, गाजा में बारूद का दरिया है और जान पर खेल कर जाना है। गाजा में हमास ने कितना जानलेवा जाल बिछा रखा है? क्यों कहा जा रहा है कि यह जाल फांसी के फंदे जैसा है? क्यों कहा जा रहा है कि इस जाल में जो फंसा समझिए जान से गया? क्या हमास का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र ये जाल ही है जिसने इजराइल की सेना के पांव रोक रखे हैं? दावा किया जा रहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल के लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि हमास को कमतर आंकना इजराइल की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हमास ने इजराइल को चुनौती देते हुए एक ऐसा वीडियो रिलीज किया है जिसमें इजराइल के ग्राउंड अटैक का जवाब कैसे देना है इसका ट्रेलर दिखाया है। इस वीडियो में हमास ने दिखाया कि कैसे वो इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। हमास का दावा है कि उसने 72 घंटे का एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान को अंजाम देने का जिम्मा हमास के अल कुद्स ब्रिगेड को दिया गया है। हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंग के भीतर अल कुद्स ब्रिगेड निशाना लगाकर इजरायली सेना का इंतजार कर रही है। अब बड़ा सवाल है, हमास की इस तैयारी को तोड़ते हुए इजराइल की फौज गाजा में कैसे घुसेगी? इजरायली सेना रेडियो के मुताबिक ग्राउंड अटैक में देरी की एक वजह अमेरिका के सैनिकों की लैंडिंग है। दावा है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ाने जा रहा है। इसके साथ ही ग्राउंड अटैक के लिए पुख्ता तैयारी भी ग्राउंड अटैक में देरी की वजह हो सकती है। बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के मुद्दे ने भी इजराइल को ग्राउंड अटैक से रोक रखा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट उत्साह से भरी हुई है और स्वागत के लिए तैयार है अपने प्रधानमंत्री मोदी के। पीएम मोदी 27 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं तुलसी पीठ। क्या है इसके मायने और खासियत, देखिए। भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट। उसी चित्रकूट में स्थित है तुलसी पीठ,
जिसके पीठाधीश्वर हैं पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। वही रामभद्राचार्य जी महाराज जिनकी गवाही ने राम मंदिर केस में हिंदू पक्ष को मजबूत किया था। प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए रामभद्राचार्य जी महाराज ने श्री राम जन्म स्थान के बारे में बताया था। चित्रकूट और तुलसी पीठ में इन दिनों गहमा गहमी है, जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की। पीएम मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट के दौरे पर आने वाले हैं, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, पूजा अर्चना करेंगे और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से आध्यात्मिक चर्चा भी। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मस्थली या कहें भगवान राम की तपोभूमि। भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में सबसे ज्यादा वक्त जहां बिताया था वो चित्रकूट आज हम मौजूद हैं। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट आएंगे, सदगुरु सेवा ट्रस्ट में वो जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो इसी मंदिर में वो दर्शन करने पहुंचेंगे। ये कांच मंदिर के तौर पर जाना जाता है, यहां भी वो पहुंचेंगे, जायजा लेंगे, यहां पर दर्शन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर आप चारों तरफ देख सकते हैं सिक्योरिटी कोई लेफ्ट ना छूट जाए, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी। और आज से ही यहां पर पूरे प्रबंध होने लगे हैं। सीसीटीवी से लेकर तमाम जो मेटल डिटेक्टर हैं वो इस जगह पर लगा दिए गए हैं। पीएम मोदी जानकी कुंड चिकित्सालय परिसर में आयोजित सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के पहले चेयरमैन अरविंद भाई मफतलाल के 100वें जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जानकी कुंड चिकित्सालय की इमरजेंसी एयर यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे। रघुवीर मंदिर में दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगे और एक बेहद खास ग्रंथ का विमोचन भी करेंगे। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं और भगवान श्री सीताराम जी के वो दर्शन करेंगे। यहाँ पर कुछ देर भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के भी दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इसके बाद फिर वो यहाँ से जाएंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी पर 10,000 पन्नों का भाष्य लिख चुके हैं। पीएम मोदी इस अद्भुत ग्रंथ का विमोचन करेंगे। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है। धर्म और अध्यात्म से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव भी कम नहीं। पीएम मोदी जब चित्रकूट के दौरे पर आएंगे तो धर्म चर्चा का लाभ भी उठाएंगे और इस चर्चा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से बेहतर और कौन हो सकता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से अध्यात्म और धर्म पर वो चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन एक बहुत बड़ी बात है और ये एक मित्र अपने मित्र से मिलने आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की मित्रता को सभी जानते हैं और एक मित्र से मिलने आ रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का ये पहला चित्रकूट दौरा है। चित्रकूट प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी में जुटा है। तुलसी पीठ पर पीएम मोदी 40 मिनट का समय देंगे। ऐसे में पीठ में परम पूज्य जगत गुरु के शिष्य भी उत्साह में हैं। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना। और आइए कुछ चुनावी बात भी हो जाए तो मध्य प्रदेश के चुनावी रण में नामांकन का दौर जारी है। नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है, जो बेहद करीब है और ऐसे में नॉमिनेशन की प्रक्रिया में रफ्तार आ चुकी है। कहीं दिग्गज अपना नामांकन भर रहे हैं तो कहीं पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन में पहुंच भी रहे हैं। किसी को शुभ मुहूर्त का इंतजार है तो कोई टिकट मिलते ही तैयार है, कोई लाव लश्कर के साथ है तो किसी को सादगी से प्यार है। सबकी एक ही मंजिल, सबका एक ही लक्ष्य, नामांकन। चुनाव प्रचार के शोर के बीच विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। एमपी में 21 अक्टूबर से शुरू हुए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। ऐसे में अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया में रफ्तार आ चुकी है। कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा से नामांकन किया तो जयवर्धन सिंह ने गुना की राघोगढ़ सीट से पर्चा भरा। मैंने अभी नामांकन भरा है। मुझे पूरा विश्वास छिंदवाड़ा के और मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि वह भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। कितने सीट जीतने का लक्ष्य? मैं शिवराज सिंह जी नहीं हूँ जो ये लक्ष्य बनाता है। ये जीतने की सीटें मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। सर डीएमके जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राम भगवान भी काल्पनिक है। देखिए, ये कुछ भी कहें, अंत में मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। रीवा से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इनके सामने बीजेपी से 4 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ल हैं।
राजेंद्र शर्मा के मैदान में आने से मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। दोनों ही उम्मीदवार अपनी ईमानदार छवि और शालीन व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव में राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में महापौर का चुनाव लड़ा था। 23 साल के लंबे वनवास के बाद यहां पर कांग्रेस ने अपना महापौर बनाया था। जिला अध्यक्ष रहते हुए राजेंद्र शर्मा ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका अदा की है और अब जिले की सभी सीटें जीतने के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का वो दावा कर रहे हैं। महापौर का चुनाव यहाँ जीता, वो भी भ्रष्टाचार और फर्जी विकास के पीछे हमने जेबी महापौर की जगह जनता का महापौर बनाया था। ठीक उसी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी कि हम प्रदेश में सरकार बदलेंगे, भ्रष्टाचारी सरकार को, ये दमनकारी सरकार को हम हटाएंगे। उम्मीदवारों के नामांकन में दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। भिंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए। वीडी शर्मा ने लहार, मेहगांव, गोहद विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बीजेपी ने लहार विधानसभा से अमरीश शर्मा, गोहद विधानसभा से लाल सिंह आर्य और मेहगांव विधानसभा से राकेश शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है। जो हमने मध्य प्रदेश के 2003 का बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय का, उसको विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आज ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की संकल्पना के साथ हम मैदान में उतरे हैं। तो हर बूथ पर चुनाव लड़ने का काम भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सजग प्रहरी की भूमिका में है और इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे। तो चुनावी रण की पूरी तैयारी है, नामांकन का दौर भी जारी है। नॉमिनेशन के बाद उम्मीदवार और भी जोश के साथ मैदान में उतरेंगे। नामांकन से सिंहासन तक का सफर कौन पूरा करेगा, ये तो जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करते हैं एक दिलचस्प खबर की। मध्य प्रदेश की बुरहानपुर विधानसभा सीट पर इस बार भी मुकाबला जबरदस्त होने वाला है और वजह है बीजेपी के दिवंगत नेता नंदू भैया के बेटे के बगावती तेवर। लेकिन दिलचस्प तो यह भी है कि बीजेपी की उम्मीदवार अर्चना चिटनीस भी चुनावी नैया में सवार होकर नंदू भैया को याद कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। वो सियासी तहजीब कुछ इस कदर निभाते हैं, कभी जिससे था मुकाबला अब उसे ही अपना बताते हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और दिवंगत नेता नंदू भैया की। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, कुछ यही हाल बुरहानपुर में बीजेपी के इन दो नेताओं के बीच हुआ करता था। लेकिन अब जब नंदू भैया इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके दिखाए रास्ते पर चलकर विकास के दावे हो रहे हैं। दावा कर रही हैं बीजेपी उम्मीदवार अर्चना चिटनीस और कुछ ऐसे स्वर्गीय नंदू भैया को वे याद कर रही हैं। आदरणीय नंदू भैया हम सबके नेता थे और हमारे नेता रहेंगे और पार्टी का जो योगदान उन्होंने दिया उस योगदान को स्मरण करना, उस योगदान का सम्मान करना, उस योगदान के उदाहरण पर चलना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए निश्चित तौर पर आज हम सब लोग नंदू भैया को बहुत आदर के साथ याद कर रहे हैं। दीदी क्या चुनौती रहेंगी इस बार चुनाव में? चुनाव में जीत सुनिश्चित है। चुनाव में बुरहानपुर से हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। नंदू भैया के रहते यहाँ की सियासत भी खासी जबरदस्त हुआ करती थी। दो बड़े नेताओं में तब हर दम भीतर ही भीतर मुकाबला था। वक्त बदलने के साथ हालात जरूर बदले, लेकिन मामला तो अब भी यहाँ जबरदस्त बना हुआ है। वजह है नंदू भैया के बेटे हर्षवर्धन का चुनावी मैदान में बगावत के साथ दम भरना। वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर आए हैं और बाकायदा जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। लगातार 2 बार जनभावनाओं के साथ अन्याय किया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, श्रीमती चिटनीस जी से भी, वो भी चुनाव लड़ रही हैं, ठीक है, अपने दम पर चुनाव लड़ें। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के नाम के लिए मैं लड़ रहा हूँ, ये लोग लड़ रहे हैं। वैसे नंदू भैया के बेटे के तेवर बाकी ऐसे ही नहीं हुए। दरअसल बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से जब खंडवा सीट खाली हुई, तब भी हर्षवर्धन सिंह चौहान यहां से अव्वल दावेदार थे। लेकिन टिकट ज्ञानेश्वर पाटिल को मिला और वो सांसद बन गए।
और अब जब एक बार फिर से चुनावी समर में उतरने के लिए हर्षवर्धन कमर कसे हुए थे, पार्टी ने चिटनीस का चेहरा सामने कर दिया। लिहाजा हर्ष ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया। दिमाग का बच्चा बच्चा बोला, जन जन के जो साथ खड़े हैं, सबके हक के लिए लड़े हैं। नंदू भैया के पद चिन्हों पर चल के दिखाएंगे। अब देखना यह है कि 2023 के महासंग्राम में बुरहानपुर सीट पर क्या रंग नजर आते हैं। एक तरफ नंदू भैया की फोटो के साथ उनके मार्गदर्शन की बातें हैं, तो दूसरी तरफ नंदू भैया के वारिस हर्षवर्धन की उबाल मारती बगावत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में बयानों का शोर मचा हुआ है और इसी शोर में एक आवाज ऐसी आई जिसने विवाद का रूप लिया और कांग्रेस को मिल गया मौका बीजेपी पर वार करने का। देखिए सर। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। ड्रीम गर्ल का ये नाम ना तो किसी शायर की गजल से निकला है और ना ही किसी झील में ड्रीम गर्ल का कमल खिला है। ये नाम तो मध्य प्रदेश के चुनावी दलदल में कमल खिलाकर बीजेपी की जीत के झंडा बरदारों में से एक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जुबान से बाहर आया है। दरअसल प्रचार के मैदान में नरोत्तम मिश्रा अपनी सरकार के विकास कार्यों का बखान कर रहे थे। कामकाज की उपलब्धि बताते हुए अपने जमाने की मशहूर अदाकारा और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की याद आ गई और फिर जो उन्होंने कहा वो विवादों से घिर गया। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। नरोत्तम मिश्रा का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सियासी वार के तीर छोड़े जा रहे हैं। एक तीर कांग्रेस की तरफ से भी आया और सियासत संस्कारों तक पहुंच गई। ये जो है 24 घंटे सवेरे से लेकर शाम तक भारतीय संस्कृति, संस्कार, सनातन, इसकी चर्चा करने वाले लोग हैं। और इनका असली मामला क्या है? एक तरफ आप कन्या पूजन करते हैं तो दूसरी तरफ नचवाते हैं। ये जो कथनी और करनी का अंतर है, ये भारतीय जनता पार्टी में कथनी और करनी रेल की पटरियों की तरह ये कभी नहीं मिलती। जो बोलेंगे उसके विपरीत आचरण करेंगे। कहते हैं सियासत में विवाद अच्छे होते हैं क्योंकि इसी बहाने नाम तो सुर्खियों में रहता है। शायद इसलिए कहा गया है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। अब नरोत्तम मिश्रा के विवादित बोल पर सियासी ढोल बजने लगे हैं, जिनकी गूंज प्रचार के शोर में तेजी से गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लेते हैं। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्रम में वे शामिल हुए। कोऑपरेटिव सेक्टर में उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर चर्चा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान गृह मंत्री ने भारत के परंपरागत बीजों के संरक्षण का महत्व बताया और दुनिया के बीज बाजार में भारत की भागीदारी में इजाफे का लक्ष्य तय करने की जरूरत भी उन्होंने बताई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक का वक्त हो चला है।